तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साफ कर दिया है कि उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमान अगर चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो वो जिम्मेदारी निभाने को भी तैयार है। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। कोई विचार नहीं, पार्टी रहेगी तो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। अभी तो मेरा कोई विचार नहीं, पार्टी रहेगी तो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। अभी तो मेरा कोई विचार नहीं, पार्टी रहेगी तो मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। अभी तो मेरा कोई विचार नहीं, पार्टी रहेगी। वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रस्सी में गांठ पड़ जाए तो मजबूत नहीं रहती, उसमें गांठों से भी काम नहीं चलता। कभी रस्सी टूट जाती है तो गांठों से काम नहीं चलता, वो मजबूती कभी आ नहीं सकती। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राजनीतिक की वजह से कोई परिवार टूटे ना। हम तो भगवान से भी यही दो प्रार्थना करेंगे कि परिवार एक रहे। हम केवल एक बात कह सकते हैं कि आज देश का आम जनमानस केवल और केवल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा के गढ़ झज्जर में हुंकार भरी और फिर करनाल में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव भले ही छठे चरण में हो, लेकिन सियासी दल शक्ति प्रदर्शन कर जनता को लुभाने का काम शुरू कर चुके हैं। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीटों को जीतने का दावा कर रही है और बीजेपी की ओर से मोर्चा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला है। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। झज्जर के मातनहेल गांव में सीएम खुद जनता से रूबरू हुए। देखिए, जिस प्रकार से इस लोकसभा सीट के बारे में बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है, ऐसा नहीं है। लोकसभा सीट रोड तक हमारे बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है और इस अनुकूल वातावरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे बहुत भारी बहुमत से लोकसभा सीट को जीतेगा। इसी प्रकार हरियाणा की अन्य सीटें भी, यानी मैं कहूँ कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत से पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। सीएम ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ से हुंकार भरी, वहीं अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में भी रोड शो किया और उन्होंने दावा किया कि अप्रैल के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। देखिए, चुनाव में भी लंबा समय है और क्योंकि छठे फेज का चुनाव है, इसलिए मुझे लगता है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव ये हो सकता है। हालांकि इस दौरान जब उनसे उम्मीदवारों के नामों पर सवाल किया गया कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं, इस पर उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देखिए, मैंने बताया कमल के फूल इतने सारे मुझे मिले, जितने कमल के फूल थे वो सारे ही कैंडिडेट। अभी आपका एक अनुमान है कि कोई नहीं बचेगा। मेरा कहना, कुछ तो ऐसे होंगे जिनको हम लेंगे ही नहीं, उनको तो वहीं बचा के रखेंगे। कुछ को हम लेंगे, कुछ को नहीं, जिन्हें किए हुए हैं जिनको नहीं लेना। सीएम ने सभी विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया। हालांकि इस दौरान उनके निशाने पर विरोधी भी रहे, तो जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाना भी वो नहीं भूले। झज्जर से प्रदीप धनखड़ और करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का कहना है कि उम्मीदवारों के नामों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में चुनाव 12 मई को होने हैं और हाईकमान उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सुभाष बराला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुटे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पार्टी की कितनी तैयारी है और क्या दावा उनका। बराला जी, अब तो चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, कई विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों का दौरा आप कर रहे हैं, कहाँ खड़ी बीजेपी? कि कहाँ खड़ी है इस बात का तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर के मैनेजमेंट की हुई हैं और जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर है, मोदी जी ने जिस प्रकार से जन कल्याण के काम किए, विकास की योजनाएं जिस प्रकार की लागू की और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, इन सारी बातों के कारण से आज इस प्रकार का माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने वाली हैं। कई लोग आ गए आपकी पार्टी में शामिल हो गए, कई लोग लाइन में हैं, कतार में। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई से आप संपर्क में हैं, इन्हें लोग के कुछ और विधायक भी आपसे संपर्क बनाए हुए हैं, कितनी सच्चाई?
देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी से कोई संपर्क नहीं है। हाँ, मीडिया में जरूर चर्चाएं हैं और कई बार चर्चाएं गलत भी साबित होती हैं, कई बार चर्चाएं ठीक भी साबित होती हैं, लेकिन अभी तक कोई सीधा सीधा संपर्क नहीं है। लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ तो होगा। कुलदीप बिश्नोई जी भी आज कभी रथ यात्रा में शामिल नहीं होते, कभी उनकी बैठक में शामिल नहीं होते। हाँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वर्तमान में किसी तरह का कहीं कोई संपर्क भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ नहीं है। तो फिर अभी तक पार्टी के कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं हुए? आपको जब इतना आत्मविश्वास है पार्टी में और अपनी काम पर, तो अब तक उम्मीदवार घोषित हो जाने चाहिए। देखिए, दो चीज़ें इसमें हैं। एक तो समय हमारे पास पर्याप्त है, और दूसरा जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां होती हैं, बुनियादी तैयारियां होती हैं, चाहे वो बूथ स्तर के मैनेजमेंट की बात है या प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं, बहुत मजबूती के साथ चल रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब केंद्रीय नेतृत्व को उपयुक्त लगेगा, ये एक रणनीति का हिस्सा भी होता है कि सब राजनीतिक दलों का अपना अपना कि कब घोषित करें। हमारे पास इतना समय है कि जब भी, बेशक नॉमिनेशन से एक दिन पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है उनको बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़वा करके जिताने का काम करेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में उम्मीद करें? लगता तो ऐसा ही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में पार्टी की तैयारियों की जानकारी हमसे साझा की। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इधर चाचा और भतीजे में सियासी वार पलटवार जारी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने जेजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुटकी लेते हुए कहा कि गांव में जब ऐसे लोग वोट मांगने आए तो उन्हें चप्पल से दौड़ाकर पीटना। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। अगर वो उनको गद्दार कहेंगे तो फिर मेरे ख्याल कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो उनकी चप्पल लेंगे उन्हीं के सिर में चप्पल नहीं मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? कोई तुम्हें गाड़ी देगा तो क्या करोगे? तो फिर इस बात का ध्यान रखना, वो चप्पल वाले हैं तो चप्पल लेकर के उसी चप्पल से गांव से दौड़ा देना, ताकि दोबारा ऐसे लोग आपकी सरकार जो बनने वाली थी, जिसमें रुकावट खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा कोई हिम्मत ना करे। मैं ये मानता हूँ कि जिनकी सोच जूते चप्पल गोली बंदूक की हो और विधानसभा जैसे भव्य मंदिर में भी वो ऐसी बातें करते हैं, उनसे यही उम्मीद हम करते हैं। हमारे लिए ये जो चप्पल है ये गरीब का साधन है, उसके पैरों को गरीब किसान के मुश्किलात से दूर करें। ये चौधरी देवीलाल जी के खड़ाऊ हैं, भगवान राम के खड़ाऊ हैं, और ये लेकर के उनके जो अधूरे सपने हैं उनको हम पूरा करने के लिए निकले हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। बात रोहतक की। रोहतक में एक शख्स ने पहले अपने हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया। चारों के शव खेत से मिले हैं। बताया जा रहा है कि मामूली घरेलू कलह के बाद झगड़ा इतना बड़ा कि उस शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रोहतक के सुंडान गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद हुए। विजेंद्र नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद भी खेत में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पहले हत्या और फिर आत्महत्या की ये तस्वीर इतनी डरावनी है कि हम इसे साफ साफ दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यकीन मानिए जिसने भी इस वारदात की तस्वीर देखी उसकी रूह कांप उठी। घटना बुधवार रात की है। गांव वालों को इसके बारे में सुबह तब पता चला जब घर में विजेंद्र की पत्नी, 11 साल की बेटी जानवी और 9 साल के बेटे दीपांशु का शव मिला। इसके बाद ग्रामीणों को खेत में फांसी के फंदे से झूलता विजेंद्र का भी शव मिला। इसके बाद गांव वालों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस इसे शुरुआती जांच में आपसी कलह मानकर जांच कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई कर रही है, स्पेशल टीम मौके पर आ गई है और परिवार वालों से पूछताछ की है, इनके भाई बंधुओं से, पड़ोसियों से। तो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में चल रहा था काफी दिन से, इसी डिप्रेशन की वजह से हुआ है। बाकी आगे जांच का विषय है
जांच में जो भी बात आगे आएगी वो होगी, कार्रवाई की जाएगी। ये वारदात कैसे हुई, क्यों हुई, ये सिर्फ जांच के बाद ही मालूम होगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में वारदात पेश आई है उसने यकीनन पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। सवाल वही है कि क्या हम इतने असहनशील हो चुके हैं कि एक मामूली कहासुनी या फिर किसी बात को लेकर हुए आपसी मतभेद पूरे परिवार की मौत का कारण बन सकें। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि प्रदेश में डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पीजीआई रोहतक में भिवानी और कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में कई मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन जब इन मरीजों की पट्टी खोली गई तो उनकी आंखों में जलन के साथ कई दूसरी परेशानियां सामने आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। और फिलहाल के लिए यहाँ इतना ही। नमस्कार। धरती का भगवान यानी वो डॉक्टर जिस पर लोग अपनी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपने स्वास्थ्य की कामना के साथ अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आज उसी धरती के भगवान पर सवाल उठने लगे। सवाल कभी पैसों की खातिर मरीजों से दुर्व्यवहार का, तो कभी इलाज के नाम पर बरती जाने वाली लापरवाही का। ऐसे कई आरोप हैं जो वक्त बेवक्त डॉक्टरों की सफेद कमीज पर लगते रहते हैं। ताजा मामला पीजीआई रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों से सामने आया है, जहां होली से पहले करीब 500 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। लेकिन डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब 22 मार्च से इन मरीजों की आंखों पर लगी पट्टी को खोलना शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार तक 40 मरीजों ने आंखों में जलन जैसी तमाम शिकायतें दर्ज करवाई, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा है। पीजीआई रोहतक में इन मामलों के निपटारे के लिए 3 नेत्र विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है, जो दिन रात पीड़ित मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसी दवाई जो कि 2-3 जिलों में है, ड्रग वेयर हाउस के थ्रू आती है हमारे पास में, हम जांच कर रहे हैं उसके अंदर कौन दोषी है, कौन घटना की सैंपल की जांच कर रहे हैं हम लोग। बाकी जांच रिपोर्ट आने पर ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी मेरा पूर्ण ध्यान सिर्फ इन 16 मरीजों की आंखों की ज्योति बचाने की तरफ है।